हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। आकाश में बादल तैरते क्यों दिखाई देते हैं? आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, हम पहले समझते हैं कि आखिर बादल की संरचना क्या होती है और बादल में क्या होता है। तो हम सभी रोज बादल तो आसमान में देखते ही हैं। बादल कुछ इस तरीके से होते हैं, मान लीजिए वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं, जाते जाते हैं। होता यह है कि जो ये बादल होते हैं, ये दरअसल अपने अंदर हजारों किलो पानी रखते हैं अपने अंदर। वो पानी जो होता है वो छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे पानी के बूंदों के रूप में बादल के अंदर होता है, इसलिए बादल सफेद दिखाई देता है। जो बादल होता है उसमें छोटे छोटे पानी के बूंदे होती हैं। अब जो ये बूंदे होती हैं पानी की, जो इनकी आकृति होती है वो गोलीय रूप में हम मान लेते हैं अगर, तो जो इसकी त्रिज्या होगी, जिसको हम आर से प्रदर्शित कर देते हैं, वो दरअसल होती है 2 × 10⁻⁶ से लेकर के 25 × 10⁻⁶ तक। ये होता है बादल के अंदर जो छोटे छोटे बूंद होते हैं पानी के, उनकी त्रिज्या। आप देखिए कितना छोटा त्रिज्या है, मतलब अभी जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो आकार है इससे भी छोटा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि बादल के अंदर आखिर क्या होता है। बादल के अंदर जो जल होता है H2O, वो बहुत ही छोटे छोटे पानी के बूंदों के रूप में आसमान में तैरता हुआ आगे बढ़ता है। अब हम समझते हैं कि वो दरअसल धरती पे क्यों नहीं गिरता है। उस चीज को समझने से पहले यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। मान लीजिए यह हवा है कुछ इस तरीके से, ये मान लीजिए हवा है, ये हवा है। हवा मान लीजिए एक गोली चीज है कुछ इस तरीके से। इस गोली चीज का आप मान लीजिए कि त्रिज्या जो है वो आर है, और इसका घनत्व तो मान लीजिए कि सिग्मा है। जो बाहर हवा है उसकी मान लीजिए श्यानता गुणांक जीटा है, एवं उसका जो घनत्व है उसको रो मान लीजिए। हम क्या करते हैं कि इस गेंद को अथवा इस गोली चीज को हवा में छोड़ देते हैं, तो वो नीचे धरती की तरफ गिरने लगता है। उसका कार्य होता है गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि नीचे की तरफ लग रहा होता है। कुछ समय के बाद जो ये गेंद होता है वो एक गति प्राप्त कर लेता है। इस गति की वजह से जो हवा है वो इस गेंद के ऊपर, गेंद के गति के विपरीत दिशा में घर्षण बल लगाने लगता है। साथ ही साथ जो हवा होता है उस गेंद के ऊपर की दिशा में उत्प्लावन बल भी लगा रहा होता है, यू। अगर यहां पे F का मान लिखा जाए स्टोक के नियम से, तो वो होता है 6π∗R⁵ के बराबर। और यहां पे जो उत्प्लावन बल है अगर उसको लिखना चाहें तो वो हो जाएगा 4/3πr⁵ गुणे रो गुणे जी, अर्थात वी रो जी। ये हो गया उत्प्लावन बल। और गुरुत्वाकर्षण बल जो है यहाँ पे, जिसको Fg से प्रदर्शित करते हैं, वो है mg। अगर m को हम लिखना चाहें तो द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणे आयतन। गेंद का जो घनत्व है वो सिग्मा है, गुणे आयतन उसका 4/3πr⁵। ये हो गया द्रव्यमान गुणे जी। दरअसल होता ये है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, ये जो हवा का घर्षण बल है गोली चीज पर, वो दरअसल गति पर निर्भर कर रहा है। बाकी जो ये उत्प्लावन बल है और जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो नियत है, लेकिन जो ये घर्षण बल है वो दरअसल गति पर निर्भर कर रहा है। तो गति यहाँ पे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण त्वरण की वजह से बढ़ती जाएगी लगातार, तो यहाँ पे ऊपर का जो बल है घर्षण बल वो भी बढ़ता जाएगा। दरअसल एक समय ऐसा आता है कि जब ये ऊपर के जो कुल बल है वो नीचे के बल के बराबर हो जाते हैं, अर्थात एक ऐसी अवस्था आती है जब ये F धन U बराबर हो जाता है mg के। इस अवस्था में जो गेंद का कुल त्वरण होता है वो 0 के बराबर हो जाता है, और जो उसका गति होता है वो दरअसल नियत हो जाता है। उस नियत गति को बोला जाता है vt, अर्थात टर्मिनल वेलोसिटी अंग्रेजी में, और हिंदी में बोलते हैं उसको सीमांत वेग। यहां पे हम समीकरण लिखते हैं F धन U बराबर mg। F धन U जो है वो कुल ऊपर वाला बल है, mg कुल नीचे वाला बल है। यहां पे F का मान रख देते हैं तो 6π∗R, और V की जगह पे VT रख देंगे धन। अभी हम VT का मतलब समझते हैं कि क्या है। VT का मतलब U जो कि है, अगर इधर से देखें तो 4/3πr⁵ रो जी, और ये बराबर है mg जो कि है सिग्मा गुणे 4/3πr⁵ g के बराबर। तो यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो 6π∗R VT का मान आ जाएगा 4/3πr⁵ g, और अंदर आएगा सिग्मा ऋण रो। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो हमें VT का मान मिल रहा है, अर्थात टर्मिनल वेलोसिटी, अर्थात सीमांत वेग,
वो मिल रहा है 2/9 यहाँ जी, और यहाँ ऊपर गुणा हो रहा है सिग्मा ऋण रो का, और यहाँ है आर का वर्ग भागे जीटा। अब हम समझते हैं कि ये वीटी आखिर है क्या, इसको हम महसूस करते हैं। देखिए, जब ये गेंद को हम छोड़ेंगे, शुरू शुरू में इसकी गति 0 होगी, हम मान लेते हैं कि विराम अवस्था से इसको छोड़ते हैं, तो उस विराम अवस्था से छोड़ने पर घर्षण बल भी 0 होगा उस समय पे, क्योंकि उसकी कोई गति नहीं होगी। यहाँ आप समीकरण में अगर देखें तो गति को 0 रख दें तो घर्षण बल का मान 0 आ जाएगा। लेकिन उत्प्लावन बल होगा अभी भी, साथ ही साथ गुरुत्वाकर्षण बल भी होगा, लेकिन जो हवा होता है उसका घनत्व तो बहुत ही कम होता है, तो उत्प्लावन बल जो होता है वो mg के बराबर कभी नहीं होता है, वो हमेशा उससे बहुत कम होता है, क्योंकि हवा का जो घनत्व है वो बहुत कम होता है। क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि पानी की बूंद ले रहे हैं, तो पानी का जो घनत्व होता है वो हवा से तो बहुत ज़्यादा होता है। तो होता यह है कि जो ये गेंद है वो गुरुत्वीय त्वरण की वजह से नीचे की तरफ गिरने लगता है, उसकी गति लगातार बढ़ने लगती है। जैसे ही उसके पास कोई गति आती है, घर्षण बल भी आ जाता है, गति लगातार बढ़ती जाती है, घर्षण बल भी लगातार बढ़ने लगता है। इसकी वजह से गेंद के ऊपर की तरफ में बल लगातार बढ़ती जाती है, जिस तरीके से वो नीचे आता जाता है। एक समय ऐसा आता है जब नीचे वाला बल ऊपर वाले बल के बराबर हो जाता है। उस अवस्था में क्योंकि गेंद के ऊपर कोई भी त्वरण नहीं है, अब गेंद का गति तभी बदल सकता है जब उसमें त्वरण होगा, इसलिए उसकी गति जो होती है वो नियत हो जाती है, और वो नियत गति कहलाती है टर्मिनल वेलोसिटी अथवा सीमांत वेग। आप सीमांत वेग को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि यह गेंद के द्वारा किया जाने वाला अधिकतम वेग है, इससे ज्यादा वेग वो प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए यहां पे वीटी को आप बोल सकते हैं कि यह क्या है, अधिकतम गति है जो प्राप्त कर सकता है यह बूंद अथवा यह छोटी सी गोली चीज। तो इस मुख्य उदाहरण का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करा जाए। यहां पे अब देखिए क्या होगा, बादल में बहुत सारे छोटे छोटे पानी के बूंदे होंगी, ठीक है, और बाहर हवा है। मान लीजिए हमारा वायुमंडल है जिसमें बहुत सारा हवा होता है, जिसमें हवा है। अब ये जो बूंदें होती हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इनकी जो त्रिज्या होती है वो माइक्रोन में होती है, अर्थात 10⁻6 मीटर के दायरे में। अब इतनी छोटी त्रिज्या है तो इसका मतलब है कि उसका वर्ग 10⁻12 मीटर के दायरे में होगा। अब यहां पे अगर हम किसी भी एक बूंद के ऊपर उसके द्वारा नीचे की दिशा में प्राप्त किया जाने वाला अधिकतम अगर हम गति लिखना चाहें, जिसको वीटी से दर्शा देते हैं, तो वह है, मुख्य अवधारणा से अगर देखें, हम मान लेते हैं कि जो यहां पे हवा है उसका घनत्व रो है, उसका श्यानता जीटा है, बूंद जो है वो पानी से बना होता है, उसका घनत्व अभी के लिए मान लेते हैं कि सिग्मा है, बूंद की त्रिज्या आर है। तो वीटी का मान लिख सकते हैं इधर से अगर देखें 2/9 जी सिग्मा ऋण रो आर का वर्ग भागे जीटा। अब जैसा कि यहां पे आप देख सकते हैं कि आर का वर्ग बहुत ही छोटा है, 10⁻12 के दायरे में, इसलिए जो ये वीटी होगा जो कि है बूंदों के द्वारा नीचे की दिशा में, ऊर्ध्वाधर नीचे की दिशा में प्राप्त किया जा सकने वाला अधिकतम वेग। अब जब यही बहुत कम है, बहुत कम, तो क्या वो कभी धरती पे गिर सकती है? कभी नहीं गिर सकती है, क्योंकि ये जो गति है वीटी, ये लगभग 0 के बराबर आप मान सकते हैं बादल के अंदर मौजूद छोटे छोटे बूंदों के लिए, जिनसे वो बादल बनता है। तो पूरा बादल ही हवा में तैरता रहता है, इसलिए जो बादल होता है वो हमेशा ही हमें आकाश में तैरता हुआ दिखाई देता है। इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।